नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सिद्धू अगेन आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जो आजकल अपने डेंगू, जैसे डेंगी भी बोला जाता है इंग्लिश में, इंडिया में आ चुका है। कोरोना वेव आए ना आए, मगर अभी जो है इस जो सितंबर है इसके अंदर अभी डेंगू चल रहा है। डेंगू मच्छर से जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रहा है, उसके बारे में आज बात करेंगे। और बहुत से दोस्तों के, बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे कि आप डेंगू पे वीडियो बनाइए क्योंकि डेंगू ज़्यादा चल रहा है, लोगों को ये अवेयरनेस आ सके। और डेंगू होता क्या है उसके बारे में आज जानकारी आपको दूंगा, और कैसे ये फैलता है, कैसे इसके सिम्टम आते हैं, उसके बारे में आपको मैं अवेयरनेस आज जो जानकारी देने की कोशिश करूंगा, जो आपको हेल्प मिल सके इसमें, तो आप अपना ध्यान रख सकें। और ये जो डेंगू, या जिसे डेंगी बोला जाता है, ये एक मच्छर से फैलता है जो दिन में काटता है। ये रात में मच्छर नहीं काटता है, ये दिन में होता है। जो आपके जब काटता है तो आपकी बॉडी के अंदर वायरस चला जाता है। वायरस जाता है तो उसके क्या हो जाता है कि वायरस के जब काटने के मच्छर के बाद उसी वक्त ये डेंगू जो है उसके सिम्टम नहीं आते हैं। 7 से 8 दिन लगते हैं इसको सिम्टम आने में। बुखार आएगा 103, 104, 102 तक बुखार भी आ जाता है। बॉडी पेन होती है, जॉइंट पेन होते हैं, तो ये सारे सिम्टम होते हैं। कई लोगों को नाउजिया, वॉमिटिंग भी साथ में होती है। तो इसका ध्यान कैसे रखना है आपको, और ये होता क्या है, ये आगे कैसे फैलता है, इतना कैसे फैल जाता है, और इसके बारे में जानकारी देता हूँ आपको। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मच्छर ने आपको काटा जिसके अंदर वायरस है डेंगू का, और वो आपकी बॉडी में चला गया, और 7-8 दिन के बाद आपको सिम्टम आने शुरू होते हैं जैसे मैंने बताया। तो एक नॉर्मल मच्छर फिर से आया, उसके अंदर वायरस नहीं है, या फीमेल मच्छर आ गया उसके अंदर वायरस नहीं है, मगर उसने आपको काट लिया, तो वो वायरस उस मच्छर में जाता है। और वो मच्छर, जो फीमेल मच्छर है, बहुत से अंडे देती हैं आपको पता है, तो उससे मच्छर पैदा होते हैं और उनके अंदर भी डेंगू वायरस पैदा हो जाता है। इस तरह वो आगे से आगे फैलता है। आप ध्यान रखें, ये आपको डेंगू हो चुका है और आप वो जो आपको एक बार डेंगू हो गया तो आप ध्यान रखें कि दोबारा आपको वो मच्छर ना काटे। ये ज़्यादातर मच्छर दिन में काटता है, रात में नहीं। डेंगू मच्छर दिन में होता है ज़्यादातर, और बड़े साइज़ के मच्छर होते हैं ये। और इसके साथ आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको प्रभावित करता है, जो बॉडी के अंदर होता है। और पेट में दर्द भी होता है, बहुत से लोगों को वॉमिटिंग भी होती है इसके अंदर। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो कई लोगों के होने लग जाती है। आपको ध्यान रखना है कि जिसके डेंगू हो चुका है उसके बॉडी के ऊपर रेड स्पॉट्स बन जाते हैं सम टाइम, वो ना बने। जिसके भी बने वो सीरियस मैटर हो जाता है। इसको 3-4 पार्ट में बांटा गया है, जैसे डेंगू 1, डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4 तक है। जैसे डेंगू 1 है, जो जब जिसको होता है वो क्या होता है कि वो घर पे पानी पी के मेडिसिन लेके ठीक हो जाते हैं, उसमें वो प्लेटलेट वगैरह ज़्यादा डाउन नहीं होती हैं। इसे सबसे ज़्यादा खतरा ये होता है कि प्लेटलेट डाउन करता है। ये प्लेटलेट डाउन होती हैं तो एक बार जब ट्रीटमेंट चालू होता है हॉस्पिटल के अंदर, तो वो प्लेटलेट डाउन होती है पहले। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 1 लाख प्लेटलेट है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद ये प्लेटलेट 2-3 दिन तक डाउन होती है। एक बार डाउन होती है, दोबारा फिर से वे ये ऊपर आती है। इसमें ख़ास ट्रीटमेंट, मैं इस पे ट्रीटमेंट का तो नाम नहीं लूँगा, ना मैं इस पे बता सकता हूँ चैनल के ऊपर, क्योंकि इसको सुन के कोई खुद ट्राई ना करे इसको घर पे, इसीलिए मैं इसके मेडिसिन के बारे में नहीं बताऊंगा इसमें। मगर इसके जो सिम्टम हैं वो जैसे बॉडी पेन हो गया, और शरीर में काफ़ी दर्द भी होता है, लोगों को बैक पेन भी होता है इसमें। तो इसका ये आपको ध्यान रखना है। जैसे डेंगू 2 होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। वो जैसे वायरस फैलता है तो उसमें तेज़ बुखार आता है। तेज़ बुखार आने से वो आपको डेंगू पॉजिटिव होता है। कई लोगों के, कई केसेस में ऐसे होता है कि डेंगू पॉजिटिव होता है मगर प्लेटलेट नॉर्मल रहती हैं। उसको डेंगू को रिकवर करने के लिए भी 5 से 7 दिन लग जाते हैं। एकदम से ये ठीक नहीं होता है। कई लोग सोचते हैं कि चलो हॉस्पिटल चले गए और एक दिन अपना ट्रीटमेंट कराया और हम सही हो गए। ये गलत बात है। इसको 6 से 7 दिन लगते हैं। आपको सब्र रखना पड़ता है। अपनी बॉडी में आपको पानी ज़्यादा पीना है। पैरास्टामोल टेबलेट जैसे लेते हैं, आपको पानी ज़्यादा पीना है। अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है। पानी जितना ज़्यादा जाएगा आपको हेल्प करेगा, आपकी प्लेटलेट को डाउन नहीं होने देगा। दूसरी बात, जो हॉस्पिटल में भी ज़्यादा फ्लूइड दिया जाता है बॉडी के अंदर कि जो आपकी प्लेटलेट अप हो सके, उसमें कौन से इंजेक्शन डाले जाते हैं उसके बारे में मैं अपनी चैनल पे बात नहीं कर सकता। और दूसरा, आपको इसमें खाना क्या है जिसको प्लेटलेट डाउन हो रही है, उसको एक पपीता
जो होता है उसका जूस होता है वो लेना है आपने। वैसे मेडिसिन्स भी आती हैं जिसके अंदर आजकल प्लेटलेट्स अप होती हैं, जिससे वो भी डॉक्टर देते हैं आपको। उसके अंदर भी बकरी का दूध और काफ़ी विटामिन्स होते हैं उसके अंदर, और पपीते का भी वो होता है उसके अंदर। और आपको क्या करना है, इसमें नारियल पानी, बकरी का दूध 2 नंबर, और पपीते का जूस हो गया, नारियल पानी हो गया, और ये चीज़ें ज़्यादा लेनी है। और कीवी जो एक फ्रूट आता है उसमें भी प्लेटलेट को बढ़ाने की क्षमता होती है, प्लेटलेट उससे बढ़ती है। और आपका जब ट्रीटमेंट शुरू होता है, घबराने वाली बात नहीं है। एक बार आपका वो जो प्लेटलेट है वो डाउन होगा, वापस वो धीरे धीरे ऊपर आएगा। जब आप एडमिट होते हो तो आपका ट्रीटमेंट शुरू होता है तो प्लेटलेट एकदम से 30,000 भी चली जाती है, 40,000 भी चली जाती है, तो डाउन होता है। प्लेटलेट जो चढ़ानी पड़ती है पेशेंट को, वो कहाँ कब चढ़ानी पड़ती, जो पेशेंट अवेयर नहीं होते हैं। जैसे उनको बुखार आ गया, घर पे दवाई ले ली, पानी पी लिया, डेंगू पार्ट 2 है या डेंगू 3 चल रहा है, उनको वायरस ज़्यादा फैल चुका है, तो उनको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो ध्यान नहीं रखते, उनकी प्लेटलेट ज़्यादा डाउन हो जाती है, जैसे 40 पे आ गई, 30 पे आ गई। जब जाके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट शुरू होता है तो वो प्लेटलेट कभी 8 पे 9,000 पे रह जाती है, तो उसमें ज़्यादा खतरा बन जाता है। ज़्यादा खतरा बन जाता है तो उसमें प्लेटलेट जो है मंगवा के ब्लड बैंक से क्रॉस मैचिंग करके प्लेटलेट चढ़ानी पड़ती है, और फिर वो प्लेटलेट धीरे धीरे रिकवर करने शुरू हो जाता है। और इसमें खतरा क्या होता है, जैसे जान का खतरा कैसे हो जाता है। जान का खतरा तब होता है जब प्लेटलेट आपकी डाउन होगी। प्लेटलेट एक ऐसी चीज़ है जो आपके जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसको कंट्रोल करती है हर ऑर्गन के अंदर। जब वो प्लेटलेट आपकी ख़त्म हो जाती है तो डेथ कैसे होती है इसमें, प्लेटलेट जब ख़त्म हो जाती है तो आपके नाक और कान में खून जो है वो बहने लग जाता है, अटर्नल ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है, और पेशाब के ज़रिए भी खून आना शुरू हो जाता है, लोगों को टॉयलेट के ज़रिए भी खून आना शुरू हो जाता है। तो वो आप समझ लें कि ये बहुत ख़तरनाक काम हो गया है। तो प्लेटलेट जब डाउन हो जाती है बिल्कुल, तो उसमें ट्रीटमेंट बहुत कम चांस होते हैं। बहुत से लोग जो है रिकवर नहीं कर पाते उसमें, तो मोस्टली उनकी डेथ हो जाती है डेंगू से। और प्लेटलेट जो है ये काम करती है, आपके जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है इसको कंट्रोल करती है कि वो पूरी बॉडी के अंदर ऑर्गन में बना रहे, पूरी बॉडी में फैले ना, उसको ये चीज़ बनाती है। इम्यून सिस्टम जो है आपका, कब जैसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनको ज़्यादा खतरा होता है, और बुजुर्ग जिनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा कायम नहीं है तो उनको ये ज़्यादा प्रभावित करती है। यंगस्टर भी है मगर सारे रिकवर कर जाते हैं तकरीबन। इसके अंदर 10 में से 1 पेशेंट ऐसा होता है जिसको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर। तो आप अपनी सेहत का ध्यान रखें और मच्छरों से बचें, और इसका ट्रीटमेंट जो आपका बनता है टाइम पे आप इस ट्रीटमेंट को लीजिए। और जो मैंने खाने का बताया है उसका ध्यान रखिए आप। इसके अंदर जो जिसको डेंगू हो चुका है, जो लोग शराब का सेवन करते हैं, ऐसी चीज़ों का नशे का करते हैं, तो प्लीज़ वो रोकें इसको, क्योंकि आपके लिए और भी ख़तरनाक हो जाता है ये चीज़। तो आज इतना ही मैं आपको बताना चाहता था कि ये होता क्या है, इसमें आपको सब्र रखना है। कई बार हॉस्पिटल में पेशेंट चले जाते हैं, उनको इसके बारे में पता नहीं होता। वो कहते हैं जी आज हमारी प्लेटलेट 80,000 थी, आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, 2-3 दिन के बाद वो नीचे चलेगी, ये तो नीचे जा रही है। मगर एक बार नीचे वो जाएगी और वापस वो ऊपर आती है, ये इसका प्रोसेस है बिल्कुल। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, अपना सब्र से ट्रीटमेंट कराइए। 5 से 7 दिन लगते हैं इसको रिकवर करने में, और एकदम से ये नहीं है कि बुखार है कि आज आपको दवाई दी और रिकवर कर गए और ठीक हो गए। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। नमस्कार जी, डॉक्टर सिद्धू वंस अगेन, और वीडियो लेके हाजिर हूँ आपके सामने आज एक नए टॉपिक पे। और जो एलोवेरा होता है, एलोवेरा जूस जिसको बोलते हैं, जो मार्केट में बिकता है। पहले तो मैं एलोवेरा में आपको जानकारी दे दूँ, घरों में भी अपने एलोवेरा उगाते हैं। जो असली एलोवेरा है होता है वो अमेरिका और दूसरी कंट्रियों में बड़े बड़े 100-100 एकड़ में उगाया जाता है। वहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर चलते हैं, वहाँ के कोई भी डीजल जहाँ पे दूसरा पेट्रोल वाला साधन नहीं जा सकता, क्योंकि पोल्यूशन के बगैर उसको तैयार किया जाता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर चलते हैं कि उसमें पोल्यूशन की मात्रा ना हो जाए, और साफ़ सुथरे माहौल में, साफ़ सुथरा माहौल जो है, वेदर है, वहाँ पे उसको उगाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। एलोवेरा क्या फ़ायदा क्या है, एलोवेरा एंटीऑक्सीडेंट होता है एक, और एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा है। जिसको स्किन की प्रॉब्लम है, जहाँ चेहरे पे पिंपल्स हैं, उस पर एलोवेरा आप लगा सकते हो, नहा सकते हो, लगा के पूरा मल के नहा सकते हो।
और इसको खा भी सकते हो। एलोवेरा जो है बहुत से लोग जो है इसके यूज़ भी कर रहे हैं। यहाँ पे कंपनियाँ हैं, कुछ लोकल भी बनाने शुरू कर दी हैं। जिन्होंने जो लोकल शुरू कर दिए हैं वो इतना अच्छा नहीं होता है। एलोवेरा वेट कम करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, बेनिफिट है उसका, वेट भी लूज़ होता है उससे। और दूसरी बात ये है कि जो एलोवेरा यूज़ करते हैं उनको ध्यान रखना है कि अच्छी कंपनी का हो। तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनियों ने ऐसा बिज़नेस बनाया हुआ है कि एक को कहते हैं कि डीलर बनाते हैं, आप बनो डीलर, आप एजेंट बनो, आगे आप 2 एजेंट बनाओगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, वो आगे 2 बनाएंगे, ऐसे चेन बना के एक सिस्टम शुरू किया हुआ है। और भी बहुत से प्रोडक्ट वो बेचते हैं। मैं आज सिर्फ एलोवेरा पे बात करूँगा। और इस पर काफ़ी सर्च हो चुकी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर काफ़ी सर्च हो चुकी है और इसमें कोई 25% इम्प्रूवमेंट हुई है। और 25% इस पे जो सर्च में जो सामने आया है कि एलोवेरा जो बेनिफिट होता है बॉडी के लिए। और शुगर पेशेंट के लिए भी एलोवेरा ठीक है, एलोवेरा शुगर पेशेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जो शुगर जिनको है वो एलोवेरा ले सकते हैं, उनके लिए भी बेनिफिट है। और मोटापा कम करने के लिए भी ये अच्छा है। और एलोवेरा का जो एंटीऑक्सीडेंट जो वो साल्ट है, वो जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो कोई अंग जल जाता है, जैसे आग से जल जाता है, गर्म पानी से जल जाता है, किसी चीज़ से भी आपका अंग जल जाता है, उस पर आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है उसका। वो उसको स्किन को रिकवर करता है, जो गर्मी है उसको अंदर जाने नहीं देता है, वापस उसको ऊपर खींच के लेके आएगा। जो अंदर जैसे जब जलता है शरीर, तो वो जब कोई भी जलन होती है उसी वक्त ऊपर जाता है। तो उसमें क्या होता है कि लोग यहाँ पे इंडिया में हमारे इतने अवेयर नहीं हैं, वो क्या करते हैं उस पर कोलगेट लगा देते हैं, जहाँ शाई लगा देंगे, जहाँ कोलगेट लगा देंगे। कोलगेट ठंडी होती है मगर कोलगेट जो अच्छी ये मेडिकली प्रूव नहीं है। इसमें कोलगेट लगाओगे तो इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। लोग कहते हैं जी छाला बन गया ऊपर, छाला तो बनेगा, स्किन तो उतर जाएगी, वो रहेगी नहीं, जितना मर्जी कोशिश कर लो आप। उसको क्या करना है, जी किसी का हाथ जल जाता है, सीधा ठंडे बर्फ़ वाले पानी में उसको डालना है, बर्फ़ डालो और उसके अंदर हाथ को आधे घंटा रखो कि जो मांस है वो एकदम ठंडा हो जाए और कुकिंग होके अंदर ना जाए, जो मांस आपका ख़त्म हो जाए ऊपर से, ये ना हो जाए। जब पेट में पड़ गया, पेट खुल ना जाए, जिनका वो चीज़ होती है, आप नीडल लगा के चेक कर सकते हो कि ये सही है। जो आपको दर्द हो रहा है, नीडल लगाते हो, इसका मतलब आपकी स्किन सही है। ये नीडल लगा रहे हो, दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपकी स्किन ख़त्म हो गई उससे। जो जल जाते हैं लोग, उनके लिए एलोवेरा लगाएं, वो भी अच्छा है, सिर्फ एलोवेरा और कुछ नहीं। नहीं तो उसके लिए ट्यूब आती है, सिल्वर जेल बोलते हैं जिसको, वो लगाई जाती है। हॉस्पिटल जाइए, अपना इलाज कराइए। कोलगेट जैसी ऐसी देसी चीज़ें ऊपर मत लगाइए जो आपको क्योंकि जला हुआ जो इंसान है, जो जला हुआ अंग है, उसको इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। मक्खी भी बैठ जाती है तो इन्फेक्शन होने का डर होता है, उसका ध्यान आपको ज़रूर रखना है। और एलोवेरा जो है अपना इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने में काम करता है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है उससे। और बहुत से लोग इसको लेते हैं, जैसे कोविड की बीमारी चली थी उसमें भी एलोवेरा लोगों ने लिया है। और एलोवेरा से चेहरे के जो पिंपल्स हैं उसके लिए बहुत अच्छा है, चमड़ी के लिए बहुत अच्छा है, ये ध्यान रखना है आपको। और जो आगे इसकी जो असली बात ये आई है कि इसका अच्छा बेनिफिट कोई इतना ज़्यादा ये कहूँ कि मैं 100% बिल्कुल ही बेनिफिट है, बेनिफिट नहीं है। ये 20% ही प्रूव हो चुका है अभी तक जो सर्च चल रही है। अभी भी इस पे सर्च चल रही है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो इस पे सर्च कर रही है, अभी भी सर्च चल रही है इसके ऊपर। अभी इसके परिणाम सामने पूरे नहीं आए हैं। 20% है जिसके परिणाम सामने आए कि ये शुगर पेशेंट के लिए अच्छा है, मोटापे के लिए अच्छा है, मगर होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का जो बाहर से आता है। और यहाँ पे बहुत से लोग ये कहते हैं आके, जो कंपनियां हैं ये प्रचार करती हैं जी अमेरिका की कंपनी है, वहाँ बिकता है, वहाँ से लेके आते हैं। मैं इंग्लैंड में 15 साल रहा हूँ, वहाँ कोई ऐसा इनको लाइसेंस नहीं दिया जाता एलोवेरा के लिए कि आप बेचिए, लोगों को दीजिए। सिर्फ हमारी मेडिकल लाइन में जो मेडिसिन्स है उसी का लाइसेंस दिया जाता है, इनको वहाँ घुसने भी नहीं दिया जाता। ये फिर क्या करते हैं, एशियन कंट्रियों की तरफ रुख करते हैं जहाँ पे भी कोई पूछता नहीं है। गवर्नमेंट को भी अपने टैक्स से मतलब है, कुछ भी बेचो टैक्स उन्होंने लेना है, रजिस्टर करवा ली। जहाँ प्रचार करते हैं जी इंग्लैंड से हैं, ये अमेरिका से हैं, ये वहाँ से हैं, आप एजेंट बनिए, आप खाइए, आप इसको लीजिए। ये मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप ये करिए,
कोई पता नहीं वो किस क्वालिटी का होगा, कहाँ से आया होगा। 20% ही ये अप्रूव करता है। हाँ, 100% जला हुआ जो पेशेंट है उसके लिए अच्छा है और शुगर पेशेंट के लिए अच्छा है। बाकी कोई भी आपको कहे इससे ये हो जाता है वो हो जाता है। और इसका एक और भी इसका साइड इफ़ेक्ट है, इस पर सर्च हुई है कि जो लगातार लोग इसको ले रहे हैं उनको कैंसर का रिस्क है। 1000 के पीछे एक पेशेंट को कैंसर का पूरा रिस्क है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर सर्च किया है कि कैंसर का रिस्क है इसका। इससे आप प्रेगनेंसी में नहीं ले सकते, किसी भी लेडी जो प्रेगनेंसी है आप नहीं ले सकते, बच्चे पे गलत प्रभाव पड़ेगा और आपको नुकसान करेगा। और इस पे अच्छी स्टडी हो रही है, अभी आप वेट करिए, जब पूरा स्टडी आएगा फिर ही पता चलेगा इसका क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। इसका ध्यान रखिए और सेफ रहिए। और वो चीज़ें आप मत खाइए बिना वजह इधर उधर से जो बातें सुनते हैं, क्योंकि हमारे यही होता है कि घरों में 2 लेडीज़ आ गई, उनको बीमारी आपने बताई, आपको 4 नुस्खे बता के जाएंगी, ये लो जी ये खाओ, यहाँ खाओ जी, यहाँ जाओ देसी दवाई मिल रही है, शुगर हट जाती है, यहाँ जाओ जी ये इलाज होता है। ये सब बिजनेस बना रखे हैं, यहाँ हर बंदा डॉक्टर है। ऐसे लोग हमारे पास यहाँ आते हैं जो हमें सिखाते हैं आके कि नहीं जी ये क्यों इंजेक्शन लगाया आपने, ये क्यों किया, आप ये करो। हमें सिखाते हैं आके वहाँ यहाँ पे, तो हम हाथ जोड़ देते हैं, भाई साहब आप घर चले जाओ, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही इलाज कर लो। क्योंकि हमारा हॉस्पिटल जो है सिर्फ गरीबों का हॉस्पिटल है। यहाँ पे बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे है, 600 रुपये में कमरा मिल जाता है, जॉइंट बाथरूम, और बहुत अच्छा इलाज है। कभी हम किसी को नहीं बोलते कि आप पैसे पहले लेके आओ। मेरा इंसानियत नाते फ़र्ज़ है कि मैं लोगों को पहले उसका इलाज करूं। पैसे उसके पास है या नहीं है कोई बात नहीं है, पहले रात को किसी के पास पैसे नहीं भी होते हैं तो वो भी लेके आते हैं, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उनका इलाज करूं इंसानियत नाते। उसके बाद वो पैसे तो कोई भी रखता नहीं है जी किसी के, वो दे के ही जाते हैं, ना भी दे के जाएगा तो कुछ नहीं होता है। हमारा काम है जान बचाना पेशेंट की। और 24 घंटे मैं यहाँ हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता हूँ। कभी भी आप को जितने मेरे पेशेंट हैं सबके पास मेरा नंबर भी है, ये चैनल भी उनके पास सब्सक्राइब किया हुआ है, इस पर भी मैं नंबर दे दूँगा नीचे, आप नंबर नोट कर लेना। चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए इसको, और आपके नोटिफिकेशन जो है आपके पास आता रहेगा। और एक्चुअली यू शुड टू कीप द माई नंबर एंड यू कैन कॉल द 10 to 2 o'clock आफ्टरनून, 10 से 2 बजे तक, रात को 8 बजे के बाद जो भी सलाह लेनी है। ये नहीं है कि डॉक्टर का नंबर है तो आप जब मर्जी फ़ोन लगा दो, क्योंकि हमने 3 घंटे रेस्ट भी करनी होती है। संडे को हमारी 2 बजे के बाद रेस्ट होती है, और रात को भी 4-4 बार आईसीयू में आना पड़ता है। कई बार पूरी रात आईसीयू में निकल जाती है पेशेंट को संभालते हुए, फिर दोबारा सुबह ओपीडी देखनी होती है। ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए। बिना वजह बिना कारण फ़ोन मत करिए, फ़ोन उसी तक करिए जब आपको ज़रूरत हो। रात को इमरजेंसी, बेशक आपको कोई ऐसा पेशेंट सीरियस हो जाता है, रात को आप बेशक 2 बजे या 3 बजे आप फ़ोन कर सकते हो मुझे, ठीक है। फ़ोन करके आप पता कर सकते हो। नीचे मैं हॉस्पिटल का नंबर भी दे दूँगा आपको और अपना नंबर भी दे दूँगा, उस पर आप नंबर सेव कर लीजिए नाम से, और हेलो लिख के मैसेज भी भेज दीजिए जो मैं आपको लिंक भेज सकूँ। और जो इस एक पंजाबी सभा ग्रुप नाम से हमने एक ग्रुप बना रखा है जिसमें सारे पेशेंट हैं, उसमें एक बहुत से पेशेंट लिफ्ट कर जाते हैं। वो लिफ्ट इसलिए कर जाते हैं कि जहाँ तो उनको इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में, तो जहाँ हो सकता है कि वो सोचते हैं कि यार ग्रुप बनाए, इसमें कोई ना कोई गलत मैसेज आते रहेंगे, मैसेज कोई नहीं आएगा, मैसेजेस यही आएगा जो हम छोड़ेंगे, और मेडिकल लाइन का ही मैसेज आएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे वीडियो में अगले संडे के बाद। आज संडे है, और धन्यवाद। आपकी लाइफ अच्छी रहे, आप तंदुरुस्त रहिए, आपको बहुत अच्छा सेहत दे परमात्मा, क्योंकि परमात्मा इंसान के अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है। तो बाहर ढूंढते हैं कहीं नहीं मिलता, इंसान के अंदर ही है। इंसान परमात्मा है, उसको समझ के सेवा करेंगे, उस सेवा भावना से काम करेंगे तो ही फल मिलता है। फल की आस रखते भी नहीं है। जो डॉक्टर को किस फल की आस रखनी चाहिए, डॉक्टर के पास सब कुछ होता है, डॉक्टर बन गए, इससे ज़्यादा क्या बनना है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सिद्धू अगेन आज एक नया एपिसोड लेके आपके सामने हाज़िर हूँ, और आज एक नई बीमारी पे डिस्कस करेंगे। और ये काफ़ी लोगों में ये भी दिक्कत है, और इसके बारे में भी आपको थोड़ी आज जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंदर। इससे ये एक पेट की बीमारी है,
जिसे हम लोग कोलाइटिस बोलते हैं, हमारी भाषा में कोलाइटिस है। कोलाइटिस होता क्या है, बहुत से लोगों को ये दिक्कत है, और कोलाइटिस के काफ़ी प्रकार होते हैं। और फर्स्ट स्टेज की बात करेंगे आज, क्योंकि एक एपिसोड में एक ही स्टेज की बात कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेज की अगली बार में बात करेंगे। और इसके अंदर क्या होता है कि कोलाइटिस जो है, इसमें कम से कम हमारे इंडिया में जो है, जितनी पॉपुलेशन है उनमें कोलाइटिस की बीमारी काफ़ी पाई जाती है। और 25% लोगों को ये दिक्कतें हैं, और काफ़ी ऐसे एरिए हैं जहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ पे मिर्ची का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, तीखा ज़्यादा खाया जाता है, और ऐसे खाने हैं जिनका ध्यान नहीं रखा जाता, तली चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, बहुत से नॉन वेज ज़्यादा खाया जाता है, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करती हैं। और ज़्यादा लोग मिर्च का सेवन करते हैं, उनको भी ये बीमारी होती है। ये बीमारी होती क्या है, कहाँ पे होती है, इसकी जानकारी आज आपसे शेयर करूँगा मैं। अक्सर जो कोलाइटिस है, ये एक अपनी जो बड़ी आंत होती है, खाना जहाँ हमारा खाना जाता है, एक पहले बड़ी आंत होती है, उसके बाद छोटी आंत है, जिसको हम बड़ी आंत को कोलन बोलते हैं। कोलन जो बड़ी आंत है, उसके अंदर क्या होता है कि शुरुआती जब बीमारी ये शुरू होती है, उसमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है, जैसे सूजन आना शुरू हो जाएगी। सूजन आने के बाद में धीरे 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 उसके जो टिश्यू हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। टिश्यू डैमेज होने के साथ वहाँ पे जख्म बनना शुरू हो जाता है, जिसमें पस पड़ जाती, रस्सी पड़ जाती है, खून भी आना शुरू हो जाता है। और वो धीरे धीरे नीचे जो कोलन, जो नीचे जो हमारी एंस्टाइन है, खाने वाली जो आंत है, जो बड़ी आंत जिसको हम बोलते हैं, कोलन बोलते हैं, उसमें नीचे से ये बीमारी शुरू होती होती ऊपर तक फैल जाती है। और इसके और भी कई कारण है फैलने के, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना ध्यान नहीं रखते खाने का, यानी कि मैं जैसे बताया कि मिर्ची का सेवन ज़्यादा करते हैं जो लोग, और सख्त खाना ज़्यादा खाते हैं, तरल पदार्थों का कम सेवन करते हैं, तो उनको ये बीमारी होती है। इसका डायग्नोस जो है, इसमें पहले ये बात करूँगा कि दिक्कत क्या आती है पेशेंट को, इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं। जैसे कि अभी खाना खाया तो आपको लगेगा कि 15-20 मिनट बाद मैं टॉयलेट जाऊंगा। टॉयलेट की हजत होती है, आप जाएंगे, दस्त लगने की बात करते कि हमें लगेगा कि जैसे टॉयलेट आ रही, मगर टॉयलेट आती नहीं है। तो जैसे ही खाना खाया, और कई लोगों को टॉयलेट आती भी है, खाना खाया और टॉयलेट चले गए, और बहुत सी लोगों की ये कंप्लेंट आती है। और दूसरा, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, और भूख लगना कम हो जाती है, और रेक्टल में दर्द होना ये आम बात है इस बीमारी के अंदर। और खून जो है वो, टॉयलेट में खून भी आता है, कई लोगों के रस्सी भी आती है, इसको पस बोलते हैं। और ज़्यादा खून बहने से अनीमिया की बीमारी शुरू हो जाती है बहुत से लोगों को, जिसको एनीमिया कहा जाता है, जिसको खून की कमी कहते हैं आपकी भाषा में, वो हिंदी में बोला जाए तो। और अनीमिया से पीड़ित लोग हो जाते हैं, खून की कमी शुरू हो जाती है। उसके बाद में बुखार भी कई लोगों को आता है, आँखों में सोजन आ जाती है, वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है इसमें। तो इसके काफ़ी सारे टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे कि लैब में टेस्ट होता है, और इसमें टोमोग्राफी, जहाँ पेट का एक्सरे भी कराते हैं, और कोलोनोस्कोपी जैसे करवाते हैं। वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है कि आपकी बीमारी कितनी है, और कितनी बड़ी बीमारी बन चुकी है, कितनी पुरानी ये दिक्कत आपको है। आपकी हिस्ट्री ली जाती है, उसके बिहाफ पे इसके टेस्ट करवाए जाते हैं। टेस्ट करवाने के बाद ही डिसाइड किया जाता है कि इसका कैसे इलाज होगा, कैसे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं बात करूंगा अभी इस बीमारी को बढ़ने से रोकेंगे कैसे आपको खाना क्या है इसके अंदर, और क्या नहीं खाना है। जैसे कि मिर्ची, मैंने बताया, मिर्ची नहीं खानी, तली हुई चीज़ें नहीं खानी, सख्त खाना नहीं खाना जिसमें पचने में दिक्कत आए। तरल पदार्थ जो होते हैं वो ज़्यादा लेने हैं, जैसे लिक्विड हो गया, कोई जूस हो गया, लिक्विड पदार्थ जो है, जो आसानी से हमें पच जाते हैं पेट में, वो खाना आपने लेना है। ज़्यादा सख्त खाना नहीं लेना है, और खाना एकदम से पेट भर के नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना खाना है। बेशक आप 4 बार, 5 बार, 6 बार दिन में आपको खाना पड़े, और वो आप थोड़ा थोड़ा करके इसको खाइए, जो आसानी से आगे चला जाए और आगे पच जाए खाना। और छोटी आंत में बहुत से कम चांस होते हैं कि बड़ी आंत से छोटी आंत में ये बीमारी चले जाए, बहुत कम चांस होते हैं, बड़ी आंत में ही ज़्यादा दिक्कत रहती है।
इससे कई बार क्या होता है कि ज़्यादा स्वेलिंग आने से और पेट में आंत जब स्वेलिंग इतनी आ जाती है कि वो ब्लॉकेज होना भी शुरू हो जाता है। जैसे आप सख्त खाना खाओगे तो वहाँ जाके फंस जाता है वो खाना, और उसमें क्या होता है कि आपको जब खाना खाओगे तो बार बार वॉमिटिंग आएगी, उल्टी आएगी, और वो खाना आगे नहीं जाएगा। आगे नहीं जाएगा तो उसमें क्या किया जाता है कि कई बार आइस ट्यूब डालनी पड़ती है, नाक में से नाली डालते हैं। तो जो पेशेंट है उसको सिर्फ पानी दे सकते हैं थोड़ा सा, और भूखा रखा जाता है कि वो जो और खाना खा के और ब्लॉकेज वहाँ पे ना हो, कोई डैमेज ना हो अंदर। तो राइस ट्यूब के ज़रिए ही उसको पंप किया जाता है कि वो जो फंसा हुआ खाना आगे निकल जाए। और बहुत से आगे इसमें स्टेज बन जाते हैं, जैसे अल्सर बन जाता है, खून का उसमें पस आनी शुरू हो जाती है, खून आना शुरू हो जाता है, अल्सर बन जाता है। तो अगली स्टेज पे ये बीमारी पहुंच जाती है, जब उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। जब किसी को भी ये लक्षण है या ये बीमारी है, उसको उसी वक्त तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए, इसकी बीमारी का अपना इलाज करवाना चाहिए। इसका इलाज काफ़ी तरीक़ों से किया जाता है। जब स्टेज स्टार्टिंग होती है इसमें, तो इसमें क्या किया जाता है कि ड्रग थेरेपी तो है ही इसके अंदर, मेडिसिन के साथ जो किया जाता है, और डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह भी दे सकता है, जिसके साथ सर्जरी होती है। और डॉक्टर आपके सर्जिकल ट्रीटमेंट की सलाह भी सिफारिश करता है आपको कि आप वो करवाइए। और सर्जरी में इन्फेक्शन जो है उसके हिस्से को निकाला जाता है, जहाँ पे वो इन्फेक्शन फैला हुआ है, सर्जरी के ज़रिए उसको निकाल दिया जाता है और दोबारा आंत को जोड़ा जाता है। जो हिस्सा आपका ख़राब हो चुका है, जो टिश्यू ख़राब हो चुके हैं, उसको निकाल दिया जाता है। तो इस हिसाब से इससे बीमारी का इलाज किया जाता है। एज ए अवेयरनेस मैं ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ, जिन लोगों को कोलाइटिस की बीमारी है वो आप अपना ध्यान रखें, तरल पदार्थ खाएं, ठंडी चीज़ें खाएं। ज़्यादा आप सख्त खाना, जैसे कि आप गेहूं की रोटी ज़्यादा खा ली और बाद में बाजरे की रोटी, मक्की की रोटी, ऐसे पेट भर के पूरा खाना खा लिया, तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है और होती भी है। आपको थोड़ा थोड़ा खाना खाना है 4-5 बार दिन में। और तरल पदार्थ ज़्यादा यूज़ करिए आप, जिसमें लिक्विड कह लें, जैसे कि पानी की तरह कोई तरल पदार्थ है। जैसे सब्ज़ी है, सूखी सब्ज़ी मत खाइए, जैसे तरी वाली सब्ज़ी है तो उसको खाइए, और जो उसके साथ पानी भी आप ज़्यादा पीजिए कि जो आपको वो आसानी से खाना आगे चला जाए और सोडियम स्टाइन में जाके वो काम करे। तरल पदार्थों के बारे में बता दिया। और तली चीज़ों से आपको परहेज़ करना है, सबसे ज़्यादा बात है, क्योंकि जो ज़ख्म है, क्योंकि जो बाहर हमारे शरीर के बाहर जो ज़ख्म होता है, जैसे हमारी स्किन सूखा होता है तो यहाँ पे हवा लगती है, सूखा होता है तो ये जल्दी सूख जाता है। तो जो हमारे अंदरूनी ज़ख्म बॉडी के अंदर होता है, वो अंदर आपको पता है कि गीलापन होता है, और खाना हम खाते हैं, पानी पीते हैं, उस ज़ख्म के ऊपर से निकलता है सारा कुछ। तो वो ज़ख्म बहुत कम चांस होते हैं कि उसको दवाई से भी ठीक किया जा सके, और वो हाई डोज दे के भी ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार उसका आखिरी हल सर्जरी होता है। तो आप अपना ध्यान रखिए। इस वीडियो में बस इतना आज बताऊंगा इसके बारे में। अगली स्टेज के बारे में भी बात करूंगा, जो अल्सर बन जाता है, और 2 स्टेज बाकी हैं इसकी, जो एक वीडियो में पूरी नहीं आ सकती। और आपसे जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ मेरे पेशेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको भी जो नए लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए कि जो आपके पास जो वीडियो नहीं आती है, आपको जानकारी आपके पास पहुंच सके। जो भी पेशेंट, और भी आपके रिश्तेदारी में ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए होती है, तो आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस चैनल पे काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ, और हर हफ्ते 1-2 वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं हर डिफरेंट बीमारी के बारे में। तो इतना ही है। और एक और इस जो अपना आज की बीमारी के बारे में बात कर रहे थे, इससे हट के मैंने एक थोड़ी बात करनी थी आपसे कि शुगर पेशेंट जो हैं, जिनको काफ़ी देर से इंसुलिन लग रहा था, 1-1 साल से इंसुलिन लग रहा था उनको, उनका इंसुलिन बंद करा के हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट जो किया है वापस टेबलेट पे, शुगर कंट्रोल है उनकी। आज एक वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, शॉर्ट वीडियो है जो मेरी ओपीडी की है। तो आप जो शुगर पेशेंट है वो भी आ सकते हो, जिनको काफ़ी पुरानी शुगर है, या इंसुलिन लगाना शुरू कर दिया जिन्होंने, और शुगर कंट्रोल नहीं हुई है, तो उसका तो मैं इस बात की गारंटी तो ले सकता हूँ कि आपको इंसुलिन, जिसको 10-12 यूनिट सुबह शाम लगता है,
और शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, साथ में टेबलेट भी ले रहे हैं। मैं 2 से 3 हफ्ते लगते हैं उसको वापस उसको टेबलेट पे लेके आने के लिए, और वापस वो टेबलेट पे आ जाता है। और कई यंग एज में 45 साल 40 साल में ही शुगर हो जाती है और डॉक्टर उसको इंसुलिन शुरू कर देते हैं। तो प्लीज़ आप टेबलेट पे टाइम निकालिए अपना। टेबलेट हर साल चेंज होती रहती है और बहुत सी स्टेज हैं इसमें, काफ़ी टेबलेट्स अभी नई सर्च भी हो गई, नई टेबलेट्स मेडिसिन आ चुकी हैं। तो आप इंसुलिन तो आखिरी विकल्प होता है जो आपको कम से कम 60-65 की एज में जाके ज़रूरत पड़ती है। कई बार उस वक्त भी आप परहेज़ करते हो तो नहीं ज़रूरत पड़ती उसकी। थैंक यू। आज इतना ही इस वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद जो आप वीडियो शेयर करते हो और देखते हो मेरी वीडियो को। थैंक यू। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट करके मेरे से सवाल कर सकते हो, उसका मैं जवाब दूंगा। एक वीडियो बनाऊंगा, आपके सवाल और आपका नाम लिख के आप नीचे लिखिए कमेंट के अंदर और मैं आपको उसका जवाब दूंगा, किसी तरह का भी आप जानकारी लेना चाहे तो। थैंक यू, धन्यवाद आपका, नमस्कार। शुगर कितनी पुरानी सी ਤੁਹਾਡੀ? 10 साल जी। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ? बिगड़ पिंड जी, बलदेव सिंह नाम। ਬਿਗੜ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। हाँ जी। और कितनी रहती थी शुगर? शुगर 400 450 487 85। अच्छा, की करते की दवाई लेंदे ਸੀਗੇ ਉਹਦੀ? ਪਿੱਛੇ इंसुलिन लाने लगे सी जी, 12 ml 14 ml इंसुलिन लेंदे। इंसुलिन लगदा ਸੀ? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? हाँ जी। ਗੋਲੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਾ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀ? मैं तकरीबन 1.5 महीना पहले। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ। हाँ जी हाँ जी। ਹੁਣ इंसुलिन ਬੰਦ हो गया? हाँ जी हाँ जी। है हाँ जी, नॉर्मल है शुगर। नॉर्मल है? टेबलेट ही ले रहे हो कल? हाँ जी, टेबलेट जी। ਹੁਣ शुगर कितनी रहती है? 100 105 110 125 तक जी। 150 थले थले रहती है जी। 150 थल्ले रहती है? हाँ जी, डेली चेक कर। डॉक्टर ने इंसुलिन शुरू कर दिता? हाँ जी, सरकारी हॉस्पिटल तो है। अच्छा, सरकारी इंसुलिन सरकारी हॉस्पिटल वाले ने शुरू कर दिता? शुरू करता जी। मैं 15-20 दिन लाया भी लेता है जी, 20 दिन लाया। ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ? हाँ जी ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸੁਲਿਨ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ? हाँ जी, इंसुलिन नाल भी कंट्रोल नहीं आती उस टाइम इंसुलिन ਲਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ? हाँ जी हाँ जी। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਪੈਰਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰੇ ਸੀ ਬੈੱਡ 'ਤੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਆ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਨੈਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਰਾਤਾ ਰਾਮ। पहले से ही काम वो तेरी सामने बॉडी मंडी बड़ी है। हाँ अच्छा है। अच्छा मंडी है। हाँ वो उसे बैठे हैं वो पूजा। नमस्कार जी, आज एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे ब्रोंकाइटिस की, जिसको बोला जाता है फेफड़ों की सूजन। फेफड़ों के सूजन जो आती है इसके कई प्रकार होते हैं। आज एक प्रकार में बात करेंगे, अगली वीडियो में होगा, तो एक वीडियो में पूरा नहीं आएगा। आज एक बात करेंगे ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस की जो बीमारी होती है वो उसमें बहुत से लोगों को है। वो होती कैसे है, किन लोगों को होती है, इसमें 3 पॉइंट है। ये होता क्या है, जैसे आपको बताया कि ये फेफड़ों की सूजन होती है। फेफड़ों में जो श्वास नली होती है जिसके अंदर हवा जाती है, हम जब सांस लेते हैं और जब हवा वापस आती है उन नलियों में सूजन आ जाती है, उसे ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। और कई बार वो नलियाँ जो अंदर हैं वो छिली भी जाती हैं, तो इन्फेक्शन भी हो जाता है उसके अंदर, उसको ब्रोंकाइटिस बोला जाता है। आज ब्रोंकाइटिस पे बात करेंगे। और इसमें नंबर 1 तो ये है कि ये होती किन लोगों को है, किस लिए होती है, किस कारण ये होती है और इसका समाधान क्या है, और इसमें सिम्टम क्या आते हैं, पेशेंट को क्या क्या दिक्कतें होती हैं, उसके बारे में आज बात करूँगा। और पहला नंबर तो ये है कि ये जो लॉन्ग टाइम हिस्ट्री, स्मोकिंग हिस्ट्री जो 30-40 साल 50 साल लॉन्ग टाइम होती है, उनको ये बीमारी होने का चांसेस होता है, जिसको COPD बोलते हैं, हमारी भाषा में COPD बोलते हैं। उसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, कई लोग फिर बाद में पंप भी लेते हैं और इसमें ये काफ़ी सी दिक्कतें शुरू होती हैं। जब इसके लक्षण शुरू होते हैं, इसमें लक्षण जो होते हैं जैसे कि बलगम आ जाती है, पेशेंट को बलगम आती है, खांसी आती है, साथ में बुखार भी आता है। जब वो चलते हैं सांस फूलता है, सीढ़ी चढ़ते हुए भी सांस फूलता है। तो उसके अंदर
ये होता है कि कई पेशेंट को जैसे रात को सोए पसीना आ जाता है, वेट हो जाता है, जैसे कपड़े वेट हो गए। और दूसरा कारण होता है कि यहाँ पे पेन होता है छाती में, इस साइड पे पेन होना लग गया। इसके कारण एक और हो जाता है कि जब लॉन्ग टाइम ये रहती है हमारी, जो आप इसकी जांच नहीं करवाते हो या इसकी कोई दवाई नहीं लेते हो, तो एकदम से आपको ज़्यादा दिक्कत होने शुरू हो जाती है। उसमें डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की एडवाइस करता है कि आप एडमिट हो जाइए। उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आती है। जैसे मैं अभी ओपीडी देखता हूँ तो पेशेंट को जैसे हम स्टेथो लगा के देखते हैं लंग्स को, फेफड़ों को, तो उसके सीटी की तरह आवाज़ आती है, सीटियाँ बजती हैं बीच में, पूरा जैसे लगता है फ्लूइड ऐसे टाइप की होता है। मगर उस वक्त वो सिचुएशन पेशेंट की होती है कि पेशेंट को एडमिट किया जाए। मगर उसमें बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि अवेयरनेस नहीं है, तो वो कहते हैं कि हम दवाई लिख दो, हम घर जाएंगे। दवाई से पहला नंबर तो ये समझिए, जब वो सिचुएशन आ जाती है तो घर पे जो आप टेबलेट लोगे या दवाई लोगे उससे आपको आराम नहीं मिलेगा। आपको एडमिट होना ही ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि ये होती किन लोगों को है। एक तो स्मोकिंग हिस्ट्री हो गई, दूसरा जो लोग सीमेंट फैक्ट्री में काम लॉन्ग टाइम से करते हैं या कोयले की खदानों में काम करते हैं, या ऐसे पुलिस ऑफिसर हैं जैसे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं, वो आप खड़े रहते हैं वहाँ पे काफ़ी देर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, तो धुएं के साथ उनके साथ धुआं अंदर जाता है, उनको भी आने वाले टाइम में ये चीज़ हो सकती है। और दूसरा जो लेडीज़ में है, लेडीज़ जो पुराने टाइम में लकड़ी का चूल्हा जलाया करते थे और उस पे बहुत लॉन्ग टाइम, जैसे 2-3 टाइम रोटी बनाना, खाना बनाना और धुआं होता था, उनको भी ये ब्रोंकाइटिस हो सकती है और होती भी है लेडीज़ के अंदर, इस कारण होती है। और इसका एक और रूप भी है ब्रोंकाइटिस के बाद, जो लोग जैसे मैं एक्चुअली मकराना में था। मकराना में आपको पता है कि राजस्थान का ऐसा शहर है जहाँ पे उसमें पत्थर मार्बल जो है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में जाता है। मार्बल की बहुत बड़ी बड़ी डूंगी खानें बनी हुई हैं। तो वहाँ पे जो लोग पत्थर काटने का, तराशने का काम करते हैं, वो धूल उड़ती है उनके अंदर जाती है, तो उसको सिलिकोसिस बोलते हैं। बहुत से लोगों को वहाँ पे सिलिकोसिस की प्रॉब्लम है और वो लंग्स के अंदर जाके जम जाती है। ऐसे ही ये धूल कट्टा जो बाहर होता है तो वो अपने फेफड़ों में जाके जम जाता है, तो इससे बीमारी ये शुरू होती है। तो काफ़ी बीमारियाँ इससे आगे बन जाती है। जैसे ये लॉन्ग टाइम रहती है तो टीबी होने का ख़तरा भी होता है, टीबी भी होती है पेशेंट को इसके साथ। तो आप इसके साथ साथ जब भी आप इसको इग्नोर मत करिए इस बीमारी को। जब भी आपको ये होती है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, आप सलाह लीजिए। जो मेडिसिन है, जैसे भी आपको डॉक्टर सलाह देता है, जो टेस्ट है, इसमें टेस्ट पहले चेस्ट एक्सरे कराने की सलाह दी जाती है। उसके बाद में लंग्स फंक्शनिंग टेस्ट होता है, वो भी करवा सकते हैं डॉक्टर। और उसके बाद में HRCT जो है, छाती की, चेस्ट की, छाती की CT स्कैन होती है, वो भी करवाते हैं। और उसमें पता चलता है कि आपको कौन सा, इसमें कितना बीमारी से आप अफेक्ट हो चुके हो। इसका और भी काफ़ी, इसके आगे जाके और भी काफ़ी बीमारियां बनती हैं, जिसके बारे में आज तो मैं बात नहीं कर सकता। जिसमें एम्फाइसीमा होता है, वो भी सिलिकोसिस जैसे है, ऐसे एम्फाइसीमा होता है, तो उसमें भी ये दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। 2 महीने तक लगातार खांसी आती है, बुखार आ जाता है, जैसे सीने में दर्द होता है पेशेंट को। हार्ट का साइज़ जो है वो बढ़ जाता है। हार्ट के साइज़ बढ़ने से क्या होता है कि सीने में दर्द भी हो सकता है और आपको सांस चढ़ेगी। और जो आपकी इसमें कारण क्या होता है, मेन आप समझने की ज़रूरत है कि जो अपना हमारे फेफड़े हैं, ये एक स्पंज की तरह हैं। जैसे एक काठी की स्पंज होती है, वैसे होते हैं। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसमें हम जब सांस लेते हैं हवा अंदर जाती है, जब छोड़ते हैं हवा बाहर आती है। वो जो नलियाँ होती हैं, श्वास नलियाँ, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। और काफ़ी जो स्मोकिंग हिस्ट्री है या दूसरी हिस्ट्री है, उसमें टार जम जाती है। टार जमने से क्या होता है कि वो ब्लॉक भी हो जाती हैं। ब्लॉक होने से क्या होता है कि वो सांस लेने में बाद में दिक्कत आती है। फेफड़े पूरे अपने फंक्शनिंग नहीं कर सकते, वो खुल नहीं सकते, फंक्शनिंग करने में उनको दिक्कत आती है। तो ये प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट होती है। तो इसके अंदर यही है। और आपको इसमें सलाह, जैसे खाना है उसमें चेंजिंग करेंगे आप, सूप पिएंगे और सूप पी के
और सूप पी के आप जैसे वेजिटेरियन सूप है, जो वेजिटेरियन पेशेंट हैं वो नॉन वेज नहीं खाते हैं वो वेजिटेरियन सूप ले सकते हैं। गाजर पालक है उसको ले सकते हैं, गाजर हो गई, पालक हो गई, उसमें काफ़ी मात्रा में जो है वो आपको हेल्प करेगा इसमें। तो एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे मछली है, जो नॉन वेज लोग हैं वो मछली खा सकते हैं, उनमें भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो इसमें काफ़ी मदद करता है। गर्म जूस हो गया और गर्म सूप हो गया, और एक्चुअली इसमें आप और ऐड कर सकते हो, जैसे गाजर का सूप बना लिया गरम गरम, वो ले सकते हो आप, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा इसमें। और पालक हो गई, वो आपका उसका सेवन करिए, वो आपको बहुत अच्छा रहेगा इसमें, जिनको ये सांस की काफ़ी दिक्कत रहती है। और इसके और काफ़ी बात करना चाहता हूँ कि जैसे ऑक्सीजन थेरेपी करवाई जाती है, जो गर्म सूप पीते हैं वो तो है ही है, ऑक्सीजन की थेरेपी कराई जाती है। चाय पीते हो तो उसमें काली मिर्च आप डालिए, काली मिर्च डालते हैं और उसके अंदर, और उसमें भी काफ़ी आपको इसकी हेल्प होगी। जैसे इसके लक्षण एक ये भी होता है कि सुबह सुबह आप जब उठते हो तो आपके सुबह सुबह आपको खांसी आनी शुरू हो जाती है, और बहुत लंबा टाइम खांसी चलती है, ये एक साल तक खांसी आती है, और इसका भी एक लक्षण है। और गर्म पानी करके नींबू डाल के वो भी आप पियोगे तो आपका चेस्ट क्लियर होगा, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी, जो ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली जो मेडिसिन है उसके बारे में यहाँ मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें कोई मैं मेडिसिन के बारे में, वो पेशेंट का हिस्ट्री लेनी पड़ती है, पहले पेशेंट की हिस्ट्री क्या रही है उसको डायग्नोस करना पड़ता है, उसकी जांच करवानी पड़ती है, उसके बाद ही उसकी मेडिसिन का डिसाइड किया जाता है कि इसको कौन सी मेडिसिन देनी है। तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि यार आप इसका इलाज भी बताओ। इलाज यहाँ पे नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत से अलग अलग इलाज होते हैं, इसके अलग अलग ट्रीटमेंट होती है हर पेशेंट के, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैसा बीमारी है, कैसी डिजीज़ है, उसी डिपेंड करता है। ये यहाँ पे कुछ मैं बताऊँगा तो इसका गलत फ़ायदा हो सकता है, किसी को नुकसान भी हो सकता है। किसी मेडिसिन का मैं नाम नहीं ले सकता, क्योंकि वो अपने इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुद ट्राई करते हैं, तो हो सकता है कि वो उनको सूट ना करे। तो ये बहुत लंबा एक मैटर है इसमें। तो इसमें सिर्फ जो आपको मैं देसी तरीका बता सकता हूँ, इसके कारण बता सकता हूँ, ये होती क्यों है वो बता सकता हूँ, क्योंकि आपको इसकी जानकारी रहे। जो लोग ऐसी जॉब में हैं, जो काम करते हैं किसी सीमेंट फैक्ट्री के अंदर, जहाँ वो धूल कट्टे में काम करते हैं, तो N95 मास्क आप पहन के रखिए, कि जो मिट्टी आपके अंदर ना जाए, धूल कट्टा जहाँ पोल्यूशन है वो आपके अंदर ना जाए, इसका आपको ख़ास ध्यान रखना है। और कोई दिक्कत है इसमें तो आप डॉक्टर को मिलिए, डॉक्टर से सलाह ले लिए, और डॉक्टर ही सलाह आपको देगा, उसके में आप डायग्नोस करेगा, और उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे अगले पार्ट की। इसमें जो अगला पार्ट है, इसमें इसकी अगली बीमारी होती है जो, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सिद्धू अगेन आपके लिए एक नया एपिसोड लेके हाजिर हूँ। ये एपिसोड जो है एक कॉमन डिज़ीज़ तो इसको नहीं कह सकते आप, एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत से लोगों में पाई जाती है, आम ही लोगों में ये दिक्कतें आती हैं, उसके बारे में आज आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इसके 3-4 एपिसोड बनेंगे, क्योंकि एक एपिसोड में ये पूरा नहीं आ पाएगा। ये है कि एसिडिटी जो होती है, पेट में जलन होती है, उसके बारे में बात करूँगा आज। जो कॉमन प्रॉब्लम्स है बहुत से लोगों के अंदर, उसमें क्या होता है कि बहुत से लोग जो हैं, एसिडिटी जो है ना, पेट में जलन महसूस करते हैं आपने पेट में, क्योंकि उसका कारण खाना पीना अपना जो सही नहीं होता है, उस वजह से ये भी चीज़ें होती हैं। आम तौर से जो छाती में जलन रहती है, निचले हिस्से में, यहाँ पे जलन होती है, एसिड बनता है, तेजाब ऊपर जाता है, गले में खराश हो गई और छाले हो गए गले में, यहाँ तक जलन महसूस होती है। और वापस कई बार क्या होता है कि लिक्विड की तरफ पानी आगे गले को लगता है, कौड़ा पानी लगता है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों के साथ ये भी दिक्कत होती है। यहाँ से पीछे पेन जाता है, यहाँ पीछे पीठ के पीछे पेन जाता है, उसकी वजह भी जो गैस्ट्रिक है उसको हो जाती है, एसिडिटी बन जाती है। जिनके सॉरी तो मैं कई ऐसे वर्ड यूज़ इंग्लिश में बीच में कर जाता हूँ, मगर हिंदी में ट्रांसलेट लेके आता हूँ मैं। तो ये क्यों होती है, किस वजह से होती है?
क्योंकि आज रात का टाइम भी बहुत हो चुका है, 12 बज चुके हैं जो मैं अभी वीडियो बनाने बैठा हूँ आपके लिए। तो सीने में जो जलन होती है उसके बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे। तो उसके जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और उस लक्षणों से पहचानी जाती है बीमारी जो होती है, उसके लक्षण क्या शुरू हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस बीमारी से रिलेटेड हो, और ऐसी बीमारियां हैं उससे भी रिलेटेड होते हैं। और ये अभी जो कई लोगों को डकार आते हैं, खट्टे डकार आते हैं, मुंह में से स्मेल आती है जब बैठते हैं आप किसी के पास, तो आप वो जितना भी ब्रश भी करता है साफ़ सुथरा बंदा है, मगर उसके ना जो सांस लेता है उसमें गंदी स्मेल आती है, ये भी एक कारण है उसका। और जी मचलता है, जैसे उल्टी तो नहीं आती है मगर घबराहट होती है, जैसे कि उल्टी आएगी ऐसा लगता है। लगातार सूखी खांसी भी आ जाती है कई लोगों को इसमें, और घबराहट पैदा हो जाती है। गले की समस्याएं काफ़ी पैदा होती हैं, आवाज़ भारी हो जाती है, गले में लंबे समय से दर्द महसूस किया जाता है। जो हमारे यहाँ थायराइड ग्रंथियाँ हैं यहाँ पे गले में, उनमें भी दिक्कत होती है, वो ज़्यादा हार्मोन बनाना शुरू कर देती हैं, बहुत सी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं इसमें। और भी बहुत सी दिक्कतें हैं जो इसमें मैं हो सकता है आपसे मैं बात ना कर पाऊँ। और छाती के पेट के ऊपर का हिस्सा जो है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे पेन होता है, ना कि यहाँ पे होता है। यहाँ हार्ट का पेन ज़्यादा होता है, मगर जलन जहाँ महसूस होती है यहाँ होता है। बहुत से लोगों को एक मैं बात क्लियर कर दूँ इस वीडियो में कि बहुत से लोग डाउट में रहते हैं कि हमें हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, हार्ट का दर्द तो नहीं हो रहा है। कई लोगों के यहाँ दर्द होगा और इस साइड पे दर्द होगा। ये आपको बता दूं कि हार्ट का दर्द है ये ऊपर यहाँ इस चीज़ में नहीं होता है, ये फेफड़े होते हैं हमारे, उसकी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या नीचे यहाँ दर्द होता है, इस साइड पे दर्द होता है। हार्ट का दर्द जो सेंटर में होता है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक दर्द जाता है जिनको हार्ट का दर्द होता है, हार्ट पेशेंट जो होते हैं। तो वो एक अलग मैटर है, वो अगले वीडियो को और एपिसोड बनाएंगे हार्ट के बारे में, उसमें समझाऊंगा मैं आपको सारा। मगर ये आपको एक भ्रम निकाल दूँ एक बार, तो मत इस भ्रम में पड़ जाइए कि ये आपको कोई हार्ट की पेन हो रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। तो ये लंग्स में इन्फेक्शन भी हो सकती है फेफड़ों में, तो उस वजह से भी होता है। और भी कई कारण होते हैं। जब ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है तो उनको भी ये दिक्कत होती है, जिनको टीबी होती है, जिसको टीबी बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं उसमें। और गैस की बात कर रहे थे, एसिडिटी की, और उसमें क्या होता है कि कई बार खाना निगलने में भी दिक्कत होने लगती है। कि जो आप खाना खा रहे हो वो जब खाते हैं तो आपको महसूस होता है गले में फंसता है, खाना आगे पूरा जाता नहीं है, तो वो दिक्कतें भी होती है। और कई बार आपको जो टॉयलेट आती है वो उसमें खून भी आना शुरू हो जाता है बहुत लोगों को। और लगातार हिचकी बहुत लोगों को लगती है, खाना खाने के बाद भी हिचकी लग जाती है। और इसमें तो हिचकी में ये कहूँगा कि मिर्ची का इस्तेमाल आप कम करिए, तो ये जो एसिडिटी है उसमें बहुत हेल्पफुल है कि आप ज़्यादा मिर्च मत खाइए। और जो मिर्च ज़्यादा खाते हैं उनको भी ये दिक्कत होती है। घबराहट होना तो इसमें मामूली बात है, लगातार सूखी खांसी आ जाती है इसमें, ये भी गैस की वजह से कई बार होता है। तो ये लगातार ये दिक्कतें होती हैं पेशेंट को, तो ये इसका ध्यान रखिए। अगर आपको एसिडिटी की कोई बार बार ये समस्या आती है, निगलने में, खाने में आती है, और किसी तरह की और समस्याएं इसके संबंधित हैं, तो आप डॉक्टर के पास जाके उसकी सलाह लीजिए। इसमें मैं कोई भी आपको मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर सकता, कोई भी इसमें मेडिसिन नहीं बता सकता आपको, ये ध्यान रखना आप। तो इसमें सिर्फ आपको कारण बता सकता हूँ इसके, ये कारण क्या क्या होते हैं, और इसका खाना आपने क्या है, क्या क्या नहीं खाना है, वो बता सकता हूँ इसके में। जैसे ये इसके जो लक्षण है को होता किस वजह से है, कारण क्या है इसका। एक तो हद से ज़्यादा मोटापा जिन लोगों को आ जाता है, वो हद से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, उनको ये दिक्कत शुरू हो जाती है। और दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, उनको भी ये दिक्कत शुरू होती है। नमक जो होता है उसका ज़्यादा सेवन करते हैं, खाने में हद से ज़्यादा नमक डाल दिया, और नमक ज़्यादा खाते हैं तो उससे भी ये दिक्कत शुरू हो जाती है। जो शरीर हमारा है, जो बैठने का काम है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बैठने का काम है ज़्यादा, तो चलने फिरने का ज़्यादा काम नहीं, हार्ड वर्क नहीं है, तो आप जो हार्ड वर्क नहीं करते हैं उनको भी ये दिक्कत होती है। बैठे रहना, खा लिया, और उसको भी गैस की प्रॉब्लम होती है। ये जो बंदा नॉर्मली हार्ड वर्क करता है, जोर का काम करता है, उसको ये दिक्कत नहीं कम आती है, कि उसका पाचन शक्ति सही रहता है, क्योंकि वो जितना खाता है उसको पचाता भी उतनी जल्दी है, और अपने जो जोर लगता है बॉडी का, पसीना निकलता है, खाना भी अच्छी तरह पच जाता है। एक हमारे पेट के अंदर एक
एसिड टाइप लिक्विड होता है, उसकी मेडिकल लैंग्वेज तो मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी। मैं एक आसान तरीके में आपको समझाता हूँ। जो हमारे खाना जब खाते हैं उसको गलाने का काम करता है। तो कुछ लोग खाने से पहले क्या है कि खाना जब रखते हैं तो पानी का गिलास पी लेंगे साथ में, जब खाने पिएंगे तो वो जो एसिड है वो धुल जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि वो खाना गलता नहीं है, उनके वहीं पड़ा रहता है, बहुत टाइम लगता है उसको गलने में, उनके भी एसिडिटी बनती है। उसका भी ये एक कारण है। आपको पानी पीना है तो खाने से आधा घंटा पहले पानी पीजिए और खाना खाने के आधा घंटा बाद में पानी पीजिए। कोशिश ये करिए, क्योंकि मिर्च कम डालेंगे तभी ये कर पाएंगे, या मिर्च आप तीखा खाना खाओगे तो आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको हिचकी लग जाएगी, ये दिक्कत आएगी। सादा खाना खाइए, मिर्च मत डालिए, नमक कम डालिए। और ज़्यादातर सजेस्ट करूँगा उबला हुआ खाना जो होता है वो सबसे अच्छा खाना होता है, तेल में से पकाए हुए खाने की बजाय, या जलाए हुए खाने की बजाय। जैसे जो आग पे खाना कुछ पकाते हैं, जो सबसे अच्छा खाना है वो उबला हुआ खाना आप खाते हो। थोड़ा सा नमक काली मिर्च डाल के जो लोग खाते हैं जी, आप इसको, जिसको एसिडिटी बनती है वो ये खाना शुरू करे तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उसमें एसिडिटी बनना बंद हो सकता है। और दूसरा, उनको दिक्कत शुरू हो जाती है जो लगातार शराब का सेवन करते हैं और हद से ज़्यादा करते हैं। उसमें एक मैं बात और ऐड कर दूं कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम जैसे जो दारू पीते हैं उनका डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनका LFT लीवर फंक्शनिंग टेस्ट करवाता है, उसमें OTPT बढ़ी हुई आती है, कई लोगों को 300-400 आ जाती है। तो वो डॉक्टर साहब से उनको ये बोलता है कि ये आपके लीवर में स्वेलिंग है, सूजन आई हुई है। तो वो कहते सूजन है, दवाई लेंगे और उतर जाएगी, उसमें क्या है। फिर दवाई लेते जैसे 2 हफ्ते बाद तो नॉर्मल OTPT दिखाना शुरू कर देता है। इस आप बात में मत पड़िए, इस भ्रम में मत पड़िए कि जो वो OTPT आपकी बढ़ी हुई है उसका मतलब ये है, जो डॉक्टर आपको नहीं बताता, सबसे बड़ा कारण है वो उतना % लीवर आपका ख़त्म हो चुका है। ये बात आप साफ शब्दों में समझ लीजिए कि उतना % लीवर आपका ख़राब हो चुका है। तो जे आप 4-5 बार ऐसा करेंगे तो लीवर आपका टोटली ख़राब हो जाएगा। बाद में लीवर सिरोसिस हो गया, फैटी लीवर की बात जैसे होता है, लीवर सिरोसिस होता है, पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। आज भी मैं अभी आया हूँ, उसकी वीडियो मैं शेयर करूँगा आपके साथ। आज भी एक बंदा ऐसा है जो जिसने दारू नहीं छोड़ी, बहुत पुराना लीवर सिरोसिस था उसको, और पेट में से 4 लीटर पानी निकाला है उसके पेट में से। उसकी वीडियो भी इसी मैं शेयर करूँगा, आप देखना। और पेट में पानी भरा हुआ था, पेट में पानी भरने के बजाय साथ दबाव पड़ गया उसके जो अपना ब्लैडर होता है, यूरिन ब्लैडर, और यूरिन भी नहीं आ रहा था। तो उसका इलाज, अब तो उसका इलाज संभव नहीं है। जहाँ तो लीवर ट्रांसप्लांट है वो हर आदमी करवा नहीं सकता, उसमें भी रिस्क है। तो ये इस हद तक चला जाता है ये सिस्टम। जो भाई दारू पीते हैं उनको कृपा उसको छोड़ दें आप। लगातार जो दारू पी रहे हैं, दिन रात दारू पी रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यही ज़िंदगी आपको मिली है तो इसको अच्छी तरह से, अच्छे तरीके से जिए आप, और मेहनत करिए, कोई बात नहीं है। और आपको जो बताया जाता है कि लीवर में स्वेलिंग है, ये स्वेलिंग नहीं होती है। स्वेलिंग ज़रूर होती है मगर उतर जाती है, मगर उतना % जो लीवर है वो आपका ख़त्म हो जाता है। ये बात आप डॉक्टर से किसी से भी पूछेंगे तो आपको बताया गया। और अगर आपकी ये खाने पीने की डाइट जो है उसको सही नहीं करोगे आप, तो आपके साथ ये चीज़ें जो एसिडिटी बनती है ये दिक्कतें आएंगी। और दूध की भी ये बहुत बड़ी बात है, जिनके एसिडिटी अभी बनती है, दिक्कत आती है, तो उनको कम दूध का सेवन करना चाहिए। रात को दूध का कम सेवन करें। दूध जो ज़्यादा पीते हैं वो दूध के शौकीन हैं, ठीक है जी, उनको भी ये बनेगी, एसिडिटी बनेगी, तो उससे भी बचा जाए। तो कई लोगों की आवाज़ भी बैठ जाती है, घबराहट जब महसूस होती है तो आवाज़ नहीं निकलती है, गले में दिक्कत तो होती है, छाले हो जाते हैं, फिर ज़्यादा गैस्ट्रिक अल्सर हो भी बनने का चांस होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो डॉक्टर एडवाइस करता है जी आप इंडोस्कोपी करवाइए। फिर वो इंडोस्कोपी करवाने निकल पड़ते हैं, इंडोस्कोपी देखते हैं, उसमें भी बोलते हैं जी कुछ नहीं आ रहा है, जी इंडोस्कोपी में भी कुछ नहीं आया है। तो वो एक्चुअली वो एसिडिटी की वजह से ये चीज़ें सारी होती है। गला पक जाता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, पेट साफ़ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन जिसको कब्जी बोलते हैं, कब्जी हो जानी थी, पेट पूरी तरह साफ़ नहीं होता। ये कारण होते हैं, गैस जो बनती है, जिन पेट में एसिड बनता है, गैस्ट्रिक एसिड, अल्सर भी बन जाता है उससे। तो कृपया अपने खाना जो है उसको बड़ा ध्यान से आप रखिए और खाना खाइए ध्यान से, और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। तो आप जो आपका खाना पानी है उसको सही करिए, आप खाने का ध्यान रखिए।
बाहर का जो फास्ट फूड है उसको कम खाइए, क्योंकि वो बाहर आपने देखा ही होगा कि हमारे इंडिया में कितना साफ़ सफाई से बनाते हैं। बाहर से रेस्टोरेंट बहुत अच्छा होता है, जो रेस्टोरेंट में भी जाते पीछे जाके पहले किचन, सबसे पहले किचन देखना चाहिए। जो तेल है आम रेडियों पे खड़ के लोग खाते हैं, फास्ट फूड है, जितनी देर वो तेल जल नहीं जाता पूरा, फिर जल जाता है तेल को, बाद में फिर उसको फिर भी वो खाने में डालते हैं, उसको खाना बनाने में या जैसे नूडल्स वगैरह बनाते हैं उसमें डालते हैं, जब वो पूरा काला हो जाता है तेल। और ऐसे तेल में खाना खाओगे तो ये दिक्कतें तो होंगी। बच्चों को भी इस चीज़ से बचाइए। नमकीन है, नमकीन जैसे बहुत लोगों को शौक़ है कि चाय के साथ भुजिया खाना है, भुजिया खाओगे और हद से ज़्यादा खाओगे तो वो क्या करता है कि आपकी इंटेस्टाइन जो खाने वाली नली है उसके अंदर जम जाता है जाके, और आपको दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, बैक पेन शुरू हो जाता है, और पेट साफ़ नहीं सही से होता है। उसका भी कम सेवन करिए। जो नमकीन ज़्यादा लोग शौकीन है इसका, बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो रात दिन चाय पीनी है तब भी नमकीन खाना है, वैसे भी चलते फिरते नमकीन ज़्यादा खाते हैं, बेसन की जो बनता है, तो भुजिया वगैरह उसके से दूर रहिए। और बच्चों को अपने को फास्ट फूड से ज़रूर दूर रखिए। जे कोई बर्गर वगैरह या ऐसी कोई चीज़ खानी चाहता है तो आप घर पे सामान ला के बच्चों को बना के दे सकते हैं साफ़ सुथरे तरीके से। तो इन चीज़ों से दूर रखिए। जो मार्केट से मिलता है वो खाना, उससे दूर रहिए आप, क्योंकि हमारे इंडिया में इतनी साफ़ सफाई नहीं रखी जाती। वही आप एक किसी रेडी पे जाते हो तो गोलगप्पे वाला वही हाथ बीच में डालता है, कोई अपने हाथ में ग्लव्स नहीं पहने होते, तो कितने लोगों को वो टच करता है, सफाई भी नहीं होती, पानी भी गंदा रखा होता है। तो इस वजह से ये दिक्कतें, जब आप अपनी साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखोगे तो बच्चों का ध्यान नहीं रखोगे, बच्चे तो जिद करते ही हैं, कहेंगे कि हमें ये खाना है वो खाना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए प्लीज़। खाने से 30 मिनट पहले आपने पानी पीना है, खाने के बाद 1 घंटा बाद पानी पीना है। टाइट बेल्ट और कपड़े टाइट नहीं ज़्यादा पहनने हैं, और बॉडी को जो ज़्यादा टाइट करें, और इसको ध्यान रखिए इस चीज़ का। और बचिए आगे आने वाली बीमारी जो इससे बनती है उनसे आप बचिए। और अगले एपिसोड में एसिडिटी के कारण तो मैंने बता दिए क्या हैं, इसमें खाना क्या चाहिए वो भी थोड़ा बता दिया आपको। अगले एपिसोड में करूँगा, कोई एक एपिसोड में ये पूरा नहीं आएगा। अगले एपिसोड में फिर मैं दोबारा आपको इसके बारे में बताऊँगा। अगले एपिसोड की वेट करिए कि लेट हो गया थोड़ा। तो अगले एपिसोड में एसिडिटी के बारे में 3-4 एपिसोड बनने जा रहे हैं, इसके बारे में ध्यान दीजिए। बहुत से लोग इससे पीड़ित हैं, उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार जी। मैं डॉक्टर सिद्धू अगेन। ये वीडियो जो है मैं अपने सब्सक्राइबर जो है उनके लिए बना रहा हूँ, कुछ उनको जानकारी पर्सनली देने के लिए कि मैं जो है यहाँ पंजाबी सभा में, आपको पता है कि एज ए MD फिजिशियन काम कर रहा हूँ। मेरा ज़्यादा टाइम जो है विदेश में निकला है, मेरी आधी से ज़्यादा उम्र जो है वो विदेश में निकली, इंग्लैंड में। तो काफ़ी कंट्रियाँ मैंने घूमी, 29 कंट्रियों में मैंने ट्रैवल किया है एज ए शौकिया। और दूसरी बात ये है कि मुझे दिक्कत यहाँ पे ये आ रही थी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पंजाबी मिक्स हिंदी बोलता हूँ या इंग्लिश मिक्स हिंदी बोलता हूँ। तो जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें क्या है कि ज़्यादातर वर्ड्स जो डॉक्टर वीडियो यहाँ बनाते हैं, बहुत देखी होगी आपने यूट्यूब पे, वो इंग्लिश शब्द यूज़ करते हैं उसमें मेडिकल लाइन के। तो जो आम पेशेंट है, गांव के हैं या दूसरे पेशेंट है, उनको समझ में नहीं आता। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन जो डिसीज़ है उसको, बीमारियाँ जो हैं उनको मैं हिंदी में कन्वर्ट करूँ, और हिंदी में कन्वर्ट करके और उसको अच्छी तरह सरल भाषा में आपको समझा सकूं, जो आपको जानकारी मिल सके। और दूसरा, ये नया ऑफिस मैंने बनाया है, इसीलिए वीडियो के लिए आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बहुत सी फाइल्स लगी हुई हैं। इसमें से कुछ फाइल्स को है जो इंग्लिश में जो फाइल्स हैं मैं उनको बना के रखा हुआ है, इंग्लिश से ट्रांसलेट किया हुआ है। और वो भी ऐसे शब्द हैं जो हिंदी के हैं, जो आम गाँव में समझ आ सकें और आम लोगों को समझ आ सके, क्योंकि मैं ज़्यादातर पंजाबी भाषा, मेरी जो मदर टंग्स है वो पंजाबी है, तो ज़्यादा इंग्लिश और पंजाबी में डीलिंग रही है मेरी शुरू से। और इसीलिए हिंदी से थोड़ा सा मेरा अभी पहली बार हुआ है, तो कोई गलती हो जाती है तो यार वो माफ़ करना, क्योंकि मैं कई बार इसमें पंजाबी को हिंदी में मिक्स कर देता हूँ। तो वीडियो नहीं डाल सका काफ़ी, 1 वीक हो गया, 1 हफ्ते से ऊपर, क्योंकि बिजी शेड्यूल था। पेशेंट थे ICU में, थक जाते थे, कई बार 4-4 बार रात को जाना पड़ता है, पेशेंट आ जाते हैं। तो बहुत से ये जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं कि
रात को जब बुलाते हैं आईसीयू में तो आते नहीं हैं, कोई इमरजेंसी आ जाती है। तो एक जो जॉब है उसको सेवा समझ के काम करना चाहिए, ना कि उसको ड्यूटी समझ के। तो जो यहाँ के इलाका निवासी लोग हैं उनको सुविधा देने के लिए, और 24 घंटे मैं यहाँ रहता हूँ। जब मैं जाता हूँ तो पहले मैसेज छोड़ दूँगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा। और आप जो मेरा चैनल है, जितने भी लोग आपके ग्रुप्स हैं उसके अंदर आप इसका आगे भेजिए, और आपके दोस्तों को, जहाँ आगे आपके पास जितने ग्रुप है वो इसको शेयर करें, और जो इस चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कई लोग सोचते हैं कि यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब ने इसलिए बनाया है कि शायद पैसे कमाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। आपके लोगों को जो बीमारियों के बारे में जानकारी नहीं है, आपको बहुत जगह धोखे में रख लिया जाता है, और आप अनक्वालिफाइड डॉक्टरों के पास भी जाते हो और देसी दवाइयों के चक्करों में पड़ जाते हो। उनसे बचाने के लिए ये वीडियो मैं आपके बनाया है। और ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर का एक शेड्यूल बहुत बिजी होता है और उसको टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं अपना बहुत टाइम निकालता हूँ। जैसे अभी आप टाइम देख रहे होंगे कि मेरे पास 11 बज चुके हैं घड़ी के ऊपर, और 11 बजे मैं बैठा हूँ आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो ये स्टूडियो स्पेशल मैंने घर पे तैयार किया है, क्योंकि ओपीडी में 11 बजे जाके मैं घर आऊँगा, रेस्ट करूँ, खाना खाऊँगा, उसके बाद मैं फिर वापस ओपीडी में जाके वीडियो बनाऊँ, तो मेरे के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता इतना, और थक जाता हूँ, रेस्ट भी करनी होती है। पता रात को 3-3, 4-4 पेशेंट आ जाते हैं, फिर उठ के जाना पड़ता है। कई बार आईसीयू में 5-6 बज जाते हैं सुबह के, फिर वापस ओपीडी देखनी होती है, फिर वहाँ नींद आती है बैठे बैठे। तो इस वजह से मैं ये टाइम निकालता हूँ बहुत, अपना जितना भी मेरे से टाइम निकल सकता है। लास्ट वीक तो ऐसा था कि कुछ तबीयत मेरी भी ठीक नहीं थी, मौसम चेंज हो गया, तो इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाया। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे सुविधा की बहुत कमी थी इस हॉस्पिटल में, और बहुत से लोग इस हॉस्पिटल में आने से झिझकते भी थे पहले कि डॉक्टर नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं मिलेगा आगे जब भी इमरजेंसी आती है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, और यहाँ पे आपको डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल रहेगा, और हम हैंडल करते हैं। हमारा पहला मंतव्य ये है कि कोई भी पेशेंट आता है, हम कभी किसी को पैसे के लिए नहीं बोलते कि आप पैसा जमा करवाइए तब आपका इलाज होगा। हम सब पेशेंट, जो पहला हमारा फ़र्ज़ होता है इलाज करना, पहले पेशेंट का इलाज करना होता है। और हॉस्पिटल में बहुत जायज़ है, जो आम किसी हॉस्पिटल में आपको जितने में एक कमरा किराए में मिलेगा, उतने में इस हॉस्पिटल में आईसीयू की चार्ज है। और जो कमरा है बहुत ही जायज़ रेट पे है, एसी रूम भी है, दूसरा भी है, जो आम एक गरीब से गरीब बंदा भी उसको अफोर्ड कर सकता है। ये ज़रूर है मेरी लाइन में कि मैं मेडिसिन अच्छी यूज़ करता हूँ, थोड़ी महंगी आती है मेडिसिन। जो है, जो लोग दिल्ली तक जाते हैं वो लोग भी मेरे पास अभी आ गए हैं, जो बहुत बड़े हॉस्पिटलों में जा रहे थे अपना इलाज करवाने के लिए, तो उनको भी यहाँ हैंडल किया जाता है। मेडिसिन अच्छी दी जाती है जिससे आपको आराम आए। कोई मेडिसिन के लालच में पड़ के आपके साथ कुछ ऐसा नहीं किया जाए कि आपको मेडिसिन वैसी दी जाए, फ़ीस भी ले ली जाए, आप ठीक भी ना हों। तो हर चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। और प्लीज़ मेरी ओपीडी का टाइम जो है वो 10 से 2 बजे तक होता है, शाम को 5 से 7 बजे, कई बार 8 भी बज जाते हैं। तो इस वजह से क्या है कि मैं टाइम नहीं निकाल पाता। 2-3 घंटे होते हैं दोपहर को रेस्ट के लिए, सिर्फ इमरजेंसी उसमें हैंडल की जाती है। तो बात यह है कि आपको जो हमने चैनल शुरू किया है, इसमें काफ़ी नई नई वीडियो, नई नई बीमारियों के बारे में जानकारी दी जाती है। और आप ये चैनल को एक्सेस करिए। आप जो पेशेंट आते हैं उनको हम ये चैनल सब्सक्राइब करवाते हैं कि उन तक ये वीडियो पहुंच सके, उनको हर बीमारी के बारे में जानकारी मिल सके। क्योंकि नया नया चैनल अभी शुरू किया है, विदिन 2 वीक्स हुए हैं आई थिंक। तो जो भी पेशेंट है साथ में जुड़े हुए हैं इसके, वो वीडियो देखते हैं अपने घरों में बैठे हुए। तो आपके लिए बस इतना ही है कि आप अपने चैनल को, जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी ये दिखाइए, और उनको भी यहाँ सेवा का मौका दीजिए। और बाकी आपका थैंक यू है जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। और दूसरी बात है, कोई भी ऐसा पेशेंट है, एक मैसेज मैं अपने पर्सनल तौर पे छोड़ना चाहता हूँ आपके ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए, कि कोई ऐसा पेशेंट है जिनका बच्चा है, नहीं है, कोई माँ बाप हैं, संभालने वाला नहीं है, तो उन पेशेंट का भी यहाँ पे मैंने ट्रीटमेंट करते हैं, जो मैं अपनी सैलरी में से हर महीने करवाता हूँ। जो मेडिसिन उनको लेके देता हूँ, टेस्ट करवाना तो वो भी अपनी सैलरी में से करवाता हूँ।
मगर वो परमानेंट पक्का पता होना चाहिए कि ये बंदा सही है या नहीं है। तो मेरे साथ 1-2 बार ऐसा भी हो गया था कि पैसे मैंने दे दिए, बाद में उनके पास पैसे थे, और जो गांव का लंबड़दार होता है वो लिख के देता है और यहाँ से लड़का जाता है और फाइंड आउट करके आता है कि हाँ बिल्कुल ये सही है। तो उनके लिए आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी हेल्प हो पाएगी आपकी करी जाएगी। तो वो मैं अपनी पर्सनल करता हूँ, ना मेरे साथ कोई दूसरा बंदा जुड़ा हुआ है, ना मैं किसी से डोनेशन मांगता हूँ। मैं अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा निकालता हूँ, वो 10वां हिस्सा जो गरीबों में जाना चाहिए वो मैं खुद सीधा पहुँचाता हूँ। ना बीच में किसी को रखने की ज़रूरत है, ना कोई ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है। एक ही एक बात है कि अब अकेला हूँ, ना मैं किसी को साथ जोड़ा है, ना मैं इसको जोड़ना चाहता हूँ। जितना मेरे से हो पा रहा है रिलीफ दे रहा हूँ, किसी को हेल्प कर रहा हूँ। कोई दिहाड़ी वाले बंदे होते हैं, कई बार महंगा टेस्ट होता है वो करवा नहीं पाते, उनको करवाना ज़रूरी होता है उनके लिए, तो वो अपने जेब में से पैसे दे के भी मैं करवाता हूँ। तो ऐसा यहाँ नहीं है, ऐसा कुछ भी। और ट्रस्ट भी बहुत हेल्पफुल है, जिसकी हेल्प करते हैं कि बहुत गरीब लोग हैं, उनकी भी हेल्प करी जाती है इसमें। तो धन्यवाद आपका। इस वीडियो को आगे शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए। थैंक यू, धन्यवाद।